हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपी अप एसी 2020 का जो एग्जाम है जस्ट अब आपका अब एक तरह 72 आवर्स बच रहे हैं, 72 आवर्स से भी कम बच रहे हैं। अब इसमें से जो भी है आपको मार्क्स मैक्सिमाइज करना है। एक देखो, पेपर वन और पेपर टू में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पेपर वन में आप कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हो। तो एक है लिखा ना कि कनेक्ट द डॉट, तो कनेक्ट द डॉट कर सकते हो। और आपका ये जो है या तो ऑप्शन का मदद से और कनेक्ट द डॉट्स, दो चीजों के मदद से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। पेपर टू में क्या होता है कि आपको चीजों को जानना होता है। आप जब चीजों को जानोगे, उस चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखोगे। वहाँ क्या है कि कंटेंट भी आप जान रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना नहीं जान रहे हो, तब भी उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन उसकी पेपर टू की ब्यूटी है कि उसमें निगेटिव आपका मार्किंग नहीं है, अनलेस अदरवाइज आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा चीजों को करोगे। तो इसमें मैक्सिमाइज पेपर वन में जो मार्क्स आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस एंड कनेक्ट द डॉट। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन लिए हूँ। 10 क्वेश्चन के एग्जांपल से ऑब्वियसली है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। 10 जो हमने लिया है उसमें हमने कुछ आपके 2019 के लिए हैं और कुछ 2018 के एक्चुअल क्वेश्चन जो आपके असिस्टेंट कमांडेंट में आए हुए हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि पेपर वन में क्वेश्चन आइदर टफ हो या आपका इजी हो। इजी है तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और टफ है तब भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। 2 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ टफनेस और इजीनेस। जब आई रिमेम्बर स्टिल, इस समय तो मैं एक्चुअली उस चीज को ट्रैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस समय हम असिस्टेंट कमांडेंट सॉरी आईआईटी का एग्जाम दिए थे, तो उसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के होते थे। कुछ क्वेश्चंस हैं उसके कम मार्क्स हैं, कुछ थोड़े टफ हैं, लेंदी हैं, तो उसके अधिक मार्क्स होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग थे। कुछ क्वेश्चंस थे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उसमें से जानते थे कि ये प्रॉपर तरीका से जस्ट इमेजिन करो कि उसमें क्वेश्चन एक कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे हमारे टाइम में था कि ये ऑप्शन है एक तरह से, आंसर जो है 0000 से लेकर के आपका 99999 तक कुछ भी हो सकता था। यानी कि एक तरह से देखा जाए आपके पास 4 अल्टरनेटिव है, वहाँ 10,000 अल्टरनेटिव्स था। यानी कि 10,000 ऑप्शंस एमसीक्यू में दिया हुआ है। तो अब 10,000 उसे दिया हुआ नहीं था, लेकिन वो आंसर में ये आपको लिखना था कि आइदर 0, वो ये उन्होंने बता दिया था कि 0000 से लेकर के 9999 तक में कोई भी नंबर आंसर हो सकता है। तो अब आप ऐसे उसमें तुक्का तो नहीं लगाओगे ना, 4 अंक है तो तुक्का भिड़ा दोगे। इसमें तुक्का भिड़ाओगे तो 1/10,000 परसेंटेज ये प्रोबेबिलिटी होगा ना, तो उसमें से सोल्व करना होता था। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते थे कि ठीक है, तुम ऐसे भी जिसको एकदम नहीं आ रहा है, तो 10,000 नंबर में कोई नंबर उसकी जो फैसिनेटिंग है, वो लिख देगा। यदि आग तुक्का भिड़ गया, वो तुक्का, उसमें तुक्का भिड़ना एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किसी का भिड़ गया, अदरवाइज़ ये चीज़ें होती थी। लेकिन आपके पास क्या है, ब्यूटी ये है कि टफ भी है 2 मार्क्स, और बहुत इजी है उसमें भी 2 मार्क्स। कोई क्वेश्चन जस्ट इमेजिन करो कि ठीक है, कि गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ किया। अब ये जो जान रहे हैं, एकदम आप स्माइल किए, आपने टिक लगा दिया, तो क्या उसमें भी 2 मार्क्स। और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है, उसमें 3-4 अल्टरनेटिव दिया हुआ है। ये क्या होगा, कौन सा इंसुलिन है कहाँ से क्रिएट होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ से क्रिएट होता है, ये सारी चीजें आपने कॉम्प्लेक्स पूरा दिमाग लगाया, और उसमें भी पता चला कि आपका सही बन नहीं पाया। तो इसमें ये ब्यूटी है, तो आपको क्या करना है, 2 चीजें, ऑप्शन को प्रॉपर तरीका से एनालाइज करना है और कनेक्ट द डॉट्स करने हैं। कनेक्ट द डॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स का मतलब है कि कोई भी चीजें आपने जो पढ़ा है, ए लॉट ऑफ टाइम बहुत बार क्या होता है ना कि आपने टुकड़े टुकड़े में पढ़ा, टुकड़े टुकड़े इन द सेंस की डोंट टेक टुकड़े टुकड़े गैंग, ठीक है, कि स्मॉल बिट एंड पीसेस, कि यहाँ मान के चलो कि कुछ चीजें हैं कि कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उसका एक पॉइंट आपने वहां देखा था, दूसरा पॉइंट जो है कहीं और देखा। अब वो यदि मान के चलो कि आपने सपोज प्रीवियस ईयर पेपर कई डिफरेंट एग्जाम्स का आपने सोल्व किए, या फिर कुछ टेस्ट आप सोल्व कर रहे थे, या कुछ बुक्स आप पढ़ रहे थे, तो कुछ आपको एनसीईआरटी में मिल गया, कुछ कहीं और मिल गया।
तो वो सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है कि अच्छा, मान के चलो कोई 4 पॉइंट्स मिल गया, तो उस 4 पॉइंट जैसे मैं दिखाऊँगा कि ये क्वेश्चन है, तो उसमें से जो है वो पॉइंट्स कहीं आपको और भी मिला हुआ था। एवरी टाइम होता है, इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट एनालिसिस जो जितना अच्छा करेगा यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स का, लेकिन अब आपके पास वो टाइम नहीं है। अभी जो आपके पास टाइम है, सिर्फ अभी आप अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट, अब जो बचे हुए टाइम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर पेपर को जो भी सोल्व करना है, तो असिस्टेंट कमांडेंट वाले को सोल्व इन द सेंस नहीं, रिवाइज करना है। और आप जो डिफरेंट टेस्ट दिए हो, जो भी टेस्ट आपने दिया है, जो अपना आपने स्मॉल नोट्स जो 100 पेज 200 पेज का नोट्स बना करके रखा है, उसको देखना है और एग्जाम हॉल में आपको कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। तो हम कुछ क्वेश्चंस के मदद से देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने 2 इयर्स के ही 10 ही क्वेश्चन हमने लिए हैं। ऑलरेडी चूंकि मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं, आपको 2019 से लेकर के 2012 तक सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। बस ये क्वेश्चन मैं ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्शन स्टेब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज को बता रहा हूं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट 2018 का ये क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ है। अब देखो, लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड, यानी कि कोई लिक्विड है, उस पर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो किसी देखो, हम हमेशा ये बोलते हैं कि मैं क्वेश्चन पेपर जो भी देता हूं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं ताकि आपको चीजों को समझने में आसान हो दोनों। तो ये किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर। अब देखो, मान के चलो ना कि इसमें आपको कंफ्यूज हो गए कि ये क्या होगा नहीं होगा। एक चीज तो आपने, हर कोई एटलीस्ट मैं समझता हूं जो प्रिपरेशन कर रहे हो, बचपन से ये जरूर सुनते आ रहे हो, बचपन से इन द सेंस कि जब से आपने स्टडी स्टार्ट किया, कि पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है। ये बात तो आपने देखा। और आप ये भी जानते हो कि जैसे-जैसे आप ऊपर जाते-जाते हो वायुमंडल में, तो एयर का प्रेशर कम होता जाता है। अब देखो, एयर का प्रेशर कम होता जा रहा है, इसी वजह से पहाड़ों पर जो है खाना बनाना डिफिकल्ट होता है। ये स्टेटमेंट आप जान रहे हो। अब देखो क्या होता है कि जब पहाड़ों पे ऊपर जाता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाता है। तो अब आपका उससे क्लू मिल गया। अब देखो, इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये गलत हो गया। लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ये नहीं होगा, ये कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इस वजह से डिफिकल्ट होता है। इंक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू बॉइल। अब देखो, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये इसका मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर तो पहुंच रहा है, वो जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है जो नॉर्मल में है, जैसे वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर जो भी इन्वायरमेंट है उसमें गर्म हो रहा है। लेकिन पहाड़ों पे, ऊंचाई के स्थान पे जब जाते हैं, या ऊंचाई के स्थान पे नहीं, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, हम उससे कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं पहाड़ों वाले से। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ये 2018 में पूछा है। तो यदि आप इस चीज को जान रहे थे कि पहाड़ों पर खाना बनाना डिफिकल्ट होता है, तो उससे कनेक्शन स्टेब्लिश, कनेक्ट द डॉट करके हम आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका है डोलड्रम। डोलड्रम, आप ज्योग्राफी में डोलड्रम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो डोलड्रम में क्या होता है, डोलड्रम जो होता है इक्वेटर, ये अर्थ आपका है, ये मान के चलो कि कंप्लीट है, ठीक है ना। अब ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर के दोनों तरफ जनरली 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये जो होता है इसको इक्वेटोरियल काम बेल्ट बोलते हैं। यानी कि जो ये है आपका जो भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल है, यानी कि ये यहाँ जो एयर आपका जो होता है, एयर का प्रेशर होता है, वो आपका बहुत कम होता है। तो ये आपका इक्वेटोरियल काम बेल्ट है। डोलड्रम जो होता है, तो डोलड्रम जो क्या होता है, इक्वेटर के पास होता है, तो ये इक्वेटोरियल काम होता है। हाँ ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जब सही हो गया, तो इसका मतलब है हमारा दो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ यदि आप फर्स्ट ये कर लिए कि इक्वेटोरियल काम, अब देखो, यदि इक्वेटोरियल काम है, तो इसका मतलब है कि काम एंड लाइट विंड्स है। तो इसका मतलब है कि देखो, वन सही है और टू भी सही है। तो जब वन और टू, देखो, टू हमने ये
वन न होने के कारण बी और डी को ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर दिया था और टू भी आंसर में शामिल है, तो हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखो जो ये है, अब है रोअरिंग फोर्टीज। रोअरिंग फोर्टीज जो है ये यहां नहीं पाया जाता। अब देखो या तो इससे आप कर सकते थे, रोअरिंग फोर्टीज यहां आपको डोलड्रम जो शांत क्षेत्र है वहां नहीं पाया जाता है। जो आपका रोअरिंग फोर्टी है वो आपका क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर, यानी सदर्न हेमिस्फेयर में जो 40 से 50 डिग्री तक है, ये जो बेल्ट है 40 से 50 डिग्री, तो ये जो होता है वायलेंट होता है, इसमें हाईली एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। तो ये बहुत, तो अब यदि सिर्फ या तो आप देखो इस तरीके से चलो या इसमें से एक एलिमिनेट आप यदि, रोअरिंग फोर्टीज यहाँ डोलड्रम में नहीं पाया जाता है, तो यदि तीन आप एलिमिनेट कर दिए तो आपका इजिली हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो आप आंसर पे पहुंच गए ओनली। ये ए आंसर ही हो जाएगा, 1 2 एंड 4 ओनली। तो इसका आपका ये 2019 का पेपर है। तो आप किसी भी ढंग से कनेक्शन स्टेब्लिश करो या ऑप्शन को एलिमिनेट करो या फिर जो आपको लगता है सही उसको सही करो, और बाकी ऑप्शन या तो देखो किसी एक को, बहुत ऐसे ऑप्शन जैसे इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ यदि थ्री आपने एलिमिनेट कर दिया तो आप इजिली आंसर पे पहुंच जा रहे हो। तो इसमें से तीन ऐसे विकल्प दिए हुए हैं जिसमें थ्री है, तो आपने एलिमिनेट कर दिया, आप राइट आंसर पे पहुंच गए। या फिर है कि आपने यदि वन वन आप सही जान रहे हैं, टू आप सही जान रहे हैं, तो वन और टू सही जान रहे हैं तो आपको आंसर मिल गया, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। अब देखो जो ये सारे दिए हुए हैं, अमेंडमेंट्स ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये होता सही है। द पेमेंट ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, any financial bill as per requirement of article 117, appropriation of money out of the consolidated fund of India। अब देखो इसमें से मान के चलो कि आपको कंफ्यूजन इसमें कर रहा, डज नॉट फॉल अंडर द मनी बिल। मनी बिल में क्या है, लोकसभा पावरफुल है और राज्यसभा के पास जब कोई पावर सच नहीं है, वो उसमें बिल जाएगा, वो कुछ करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कहता है कि मनी बिल के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर। आप देखो, आप ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में देखते हो द पेमेंट्स ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यदि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे आ रहे हैं, सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है किसी को विरोध करेगा कोई भी कि पैसा आ रहा है तो हम नहीं आने देंगे? ये इस वजह से ये नहीं आएगा। जस्ट आप ऐसे भी एग्जांपल के तौर पे सोचो, आपके घर में चार मेंबर हैं, तो यदि जो भी है सिचुएशन, कोई पैसा दे रहा है तो गार्जियन ये नहीं कहेंगे कि पैसा दे रहा है तो एकदम आप नहीं लेना। कोई पैसा मांग रहा है तब बोलेंगे कि बोल देना कि घर में पिताजी नहीं है या माताजी जो भी आपके फैमिली के सुप्रीम है। तो जब पैसा आ रहा है तो उसमें मना नहीं। तो ये आपको जो मनी आ रहा है, पेमेंट ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये डज नोट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका फॉल नहीं करता है। नेक्स्ट है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज which inspired our national struggle for freedom is a provision of which one of the following of the constitution of India। अब देखो इसमें सारे से, अब देखो प्रियम्बल बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें क्या ऐसा कुछ है? नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये राइट तो तब होता ना कि आपको कुछ है कि हमको इक्वालिटी मिलना चाहिए, हमें जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो वो राइट्स, तो ये आपके राइट्स नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। आप देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप क्या जानते हो कि पेएबल व्हेन एबल, जब स्टेट के पास एबिलिटी होगी तो पे करेगी। ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है कि आपको चेरिश करना, ऐसे उदात्त विचारों की कदर करना और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ। तो ये जो आपका है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट का ऑब्लिगेशन एक तरह से कि जब एबल होगा तो वो पे करेगा, जैसे शिक्षा का अधिकार जो फंडामेंटल राइट हुआ, तो जब स्टेट एबल हुआ तो उसको करने लगा, तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी नहीं हुआ, तो ये आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी ही आ गया। तो आप इसमें आराम से उस चीज को कनेक्ट करके, स्टेब्लिश कनेक्शन करके आप आंसर तक राइट पहुंच गए। तो इसका आंसर बी है, ये भी 2019 में पूछा गया है।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इको रेडिकल्स। देखो इको रेडिकल्स दो टर्म से बना हुआ है, एक इकोलॉजी और एक आपका रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब अतिवादी, तो अतिवादी यहाँ गलत सेंस में नहीं लेना है। ये रेडिकल्स जो हैं, इको रेडिकल्स, यानी इन्वायरमेंट को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये वैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे हम इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को ये कर सकें। या तो इको रेडिकल, इकोलॉजिकल रेडिकल, या इन्वायरमेंटल कह सकते हो। इन्वायरमेंटल मेनली होता है, इन्वायरमेंटल सॉरी, इन्वायरमेंटल रेडिकल्स, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल रेडिकल्स। तो ये आपका पर्यावरण अतिवादी है। तो ये चाहते हैं कि हर हाल में पर्यावरण को ये आपका प्रोटेक्शन हो। तो इसमें क्या होगा, दे बिलीव दैट ह्यूमन सोसाइटीज ऑन अर्थ आर मूविंग डेंजरसली क्लोजर टू द लिमिट्स ऑफ द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी। यस, ये इको रेडिकल्स हैं, ये अतिवादी हैं, ये यानी कि ये हर हाल में चाहते हैं कि हम पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें। तो इसका मतलब क्या है, ये मानते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसने बहुत ऐसे स्थिति में पहुंच गया है जो कि पृथ्वी के जो कैरिंग कैपेसिटी है, वहन क्षमता है, उससे ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब सही है तो आपका दो एलिमिनेट हो गया। अब देखो, दो और तीन में कोई भी है एक सही हो जाएगा तो हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। दे कॉल फॉर अ स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। यस, ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन, ये देखो पहले पॉइंट में ये कि ह्यूमन सोसाइटी ऐसे पे पहुंच गया, यानी पॉपुलेशन अधिक होने के कारण इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं पहुंच, देखो दो कारण से पहुंचा है। एक तो जहां पॉपुलेशन कम भी है तो वो शोषण, दोहन अधिक कर रहे हैं, तो उसके कारण भी, लेकिन पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अधिक मानते हैं। फिर दे स्ट्रेस फॉर लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड बेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ। हाँ, ये मानते हैं कि जो लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड वेस्ट प्रोड्यूसिंग, लेस आपको कंजम्पशन करना है और लेस वेस्ट प्रोड्यूस करना है, तो ये मानते हैं। तो ये आपका तीन के तीनों हो जाएगा, तो ये सही हो गया आंसर। 2019 का ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर, which of the following statements about the Arya Samaj which emerged in the late 19th century are correct। तो देखो आर्य समाज जो ये है, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो सत्यार्थ प्रकाश, उनका एक फेमस बुक है। तो जब आर्य समाज के बारे में आता है तो ठीक है, हाँ, फाउंडर इसके कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक फेमस बुक लिखा सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो इनका विचार था, ठीक है। तो अब कुछ चीज आप जान गए। फर्स्ट चीज में देखो, हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अमॉन्ग द ट्रेडिंग कास्ट। हाँ, ट्रेडिंग कास्ट, कास्ट देखो अभी भी देखो, एक अभी जो एमडीएच वाले धर्मपाल जी जो 97 प्लस ईयर के एज में उनका डेथ हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे भी इंपॉर्टेंट, चूंकि वो आर्य समाज से बिलोंग करते थे। अब जस्ट देखो, कभी कभी यही चीजें होती है कि कनेक्शन स्टेब्लिश करना। अब यदि ये ध्यान आया कि वो जब मरे, क्योंकि देखो काफी वो फेमस थे, एमडीएच मसाले, हर कोई तांगा चलाते थे दिल्ली में, और वहां से 2000 प्लस करोड़ के एम्पायर को स्टेब्लिश किया। तो कहीं ना कहीं एक जैसे देखो था ना, उसमें भी डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, टेक इट एज सेंस ऑफ ह्यूमर, कि जब कोविड 19 आया तो एक बहुत अच्छा पोस्टर टाइप का किसी ने बनाया था कि क्वीन एलिजाबेथ कहती है कि सब मरेंगे, केवल हम और एमडीएच वाले चाचा जिंदा रहेंगे। तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म से 97 प्लस ईयर, और एमडीएच मसाले हर कोई आप उनके बारे में जानते हो, और एक तरह से वो खुद ही हमेशा मसाले के डिब्बे पे रहते थे। तो अब उससे यदि कनेक्शन, यही कनेक्शन स्टेब्लिश, कनेक्ट द डॉट जो मैं ये करने का, तो हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अमंगेस्ट द ट्रेडिंग कास्ट। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया तो ये अभी हमारा एलिमिनेट हो गया है। अब देखो, इंट्रोड्यूस्ड शुद्धि और मास प्यूरिफिकेशन। यस, इन्होंने ये जो है कि वेदों की ओर लौटो, इसका मतलब जो वैदिक टाइम था, अर्ली वैदिक टाइम था, उसकी ओर लौटो। तो जो वेदों की ओर, यानी कि जो उस वैदिक ट्रेडिशन से जो बाहर चले गए हो, उनको मास प्यूरिफिकेशन करना, शुद्धि करना है, उनको वापस लाना है। तो देखो टू सही है, तो अभी एक ये गलत हो गया। अब हमारा सारा दारोमदार जो है, देखो या इधर थ्री पर ही, फोर देखो हमारा ऑलरेडी, अब हम यहां तक ऑलरेडी क्लोज में पहुंच चुके हैं कि फोर हमारा गलत है। आर्य समाज हैड फ्यूअर मेंबर्स देन द ब्रह्मो समाज। नो, ब्रह्मो समाज से ज्यादा मेंबर आर्य समाज में थे, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखो, द मॉडरेट्स इन द आर्य समाज वेर हेडेड बाय हंसराज एंड लाजपत राय एंड सेट अप ए चेन ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। डीएवी जो है, डीएवी इस्टेब्लिश किया गया जो मॉडरेट्स के द्वारा, तो ये भी सही है। और जो एक्सट्रीमिस्ट इसमें थे, उन्होंने गुरुकुल स्थापित किया। तो जो मॉडरेट्स थे उन्होंने डीएवी स्टेब्लिश किया, डीएवी अभी भी चल रहा है और गुरुकुल भी चल रहा है, तो लेकिन डीएवी ज्यादा फेमस है, गुरुकुल कम फेमस है। तो आपका ये तीन भी सही हो जाएगा, तो 1 2 3 ये ओनली हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो गया। ये भी 2019 का था।
अब देखो ये क्वेश्चन जो है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधी सत्याग्रह इज आर करेक्ट। महात्मा गांधी काफी रिलेवेंट हमेशा रहते हैं, हमेशा इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखो ये इससे संबंधित, ये अब क्वेश्चन देखोगे कि पहले भी ये फुल एज सच नहीं, लेकिन ये एनडीए में पहले भी शायद पूछा जा चुका है। अब देखो इसमें ऑप्शन इस ढंग से सेट किया तो अब आप पहुंच सकते हो। देखो पहला, इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन अगेंस्ट रेशियलिज्म इन साउथ अफ्रीका डेट गांधी जी फर्स्ट अप्लाइड सत्याग्रह। यस, सत्याग्रह का फर्स्ट जो प्रयोग गांधी जी ने किया साउथ अफ्रीका में किया। साउथ अफ्रीका में जो है काले गोरे का जो वेद किया जाता था वो उसमें किया उन्होंने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो दो आपका आराम से गलत हो गया। अब देखो फोर दोनों में है कि इन इंडिया सत्याग्रह वाज फर्स्ट ट्राइड बाय गांधी जी इन चंपारण। यस, चंपारण सत्याग्रह जो तिनकठिया मूवमेंट था, तो तिनकठिया मूवमेंट था, नील की खेती से संबंधित था। तो आपका वन और फोर। अब देखो टू और थ्री में कोई एक भी आप सही लेकर ले जाते हो तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि दोनों के दोनों गलत हो जाता है तो आपका ये हो जाए। अब देखो टू वाइटल इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ सत्याग्रह आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यस, ये दोनों सही था। सत्याग्रह में यही था ना कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस। इसी वजह से देखोगे कि एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया, उसमें जो चौरी चौरा का जो घटना हुआ जिसमें 22 पुलिसकर्मी को चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जला दिया गया, थाने में आग लगा करके, तो गांधी जी ने वहीं स्टॉप कर दिया अपने मूवमेंट को। तो ये जो उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा दो हमारे इंग्रेडिएंट्स, तो टू भी सही आपका है। तो वन फोर ऑलरेडी सही हो गया था। तो अब थ्री में आपको कंफ्यूजन मान लिया रह सकता है कि द सत्याग्रही रेसिस्ट इविल बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन हिमसेल्फ एंड नॉट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन द अपोनेंट्स। यस, गांधी जी इनफैक्ट देखोगे सॉल्ट सत्याग्रह में एक एक को डंडा, आप मूवी वगैरह देखे होंगे तो गांधी जी के जो भी सत्याग्रही थे, गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पर्सन उस मूवमेंट को लीड करते हैं। तो देखोगे कि अंग्रेज डंडे मारते जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन उन पर पुलिस पे कोई भी उन्होंने अटैक नहीं किया कि ठीक है आपको मारना है तो आप हमें मारे, हम सह लेंगे जो सफरिंग है, जो दुख है, जो कष्ट हमें है हमें पहुंचा है, लेकिन आपको ना पहुंचे। तो वन टू थ्री फोर सारे सही हैं, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। देखो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रेफर अ मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। एक चीज अब देखो इसमें दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी ई कब हुआ? 1976 में। 1976 में हुआ और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंदिरा गांधी उस समय पावर में थी। इंदिरा गांधी पावर में थी तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में अधिक पावरफुल थी। तो अब वो जो है वो पावरफुल होगी तो वो प्रेसिडेंट को क्यों पावर, इसी वजह से इनफैक्ट देखोगे ये जिस समय हुआ तब फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे और उन्हें रबर स्टैंप राष्ट्रपति कहा जाता था, कहा जाता है। तो अब इसमें तो आप देखोगे इसमें नहीं होगा। और इसके पहले जो आपका 35th अमेंडमेंट है, तो 35th अमेंडमेंट भी आपका इंदिरा गांधी के समय, तो इन दोनों में नहीं की, ये दोनों आपका एलिमिनेट कर लिए। अब देखो 43rd और 44th, तो ये इसका राइट आंसर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एटलीस्ट दो ऑप्शन, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखो 43rd और 44th दोनों जब जनता पार्टी की सरकार थी, शांति भूषण, ये प्रशांत भूषण जो अभी प्रशांत भूषण काफी चर्चा में है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में के केस में, तो शांति भूषण उनके पिताजी हैं और वो उस समय वो लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने ही ये दोनों 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा किया गया कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज सही नहीं है मान लिया है तो वो कंसिडरेशन के लिए वो आपको भेज सकते हैं। ठीक है, तो सही है ये फर्स्ट आपका हो जाएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग रिस्पेक्ट एक्सेप्ट। यानी कि ये कह रहा है कि किसमें डिफरेंट नहीं है, कह रहा है इसमें से तीन जो है उसमें डिफरेंट है दोनों में। अमेरिका में का जो फेडरल सेटअप है और इंडिया का जो फेडरल सेटअप है, लेकिन ये एक ऐसा इसमें है जिसमें अमेरिकन सेटअप और इंडियन सेटअप में डिफरेंस नहीं है।
तो देखो, स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस, इसमें डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में सब स्टेट का, अभी चूंकि यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, तो दोनों जो आपका है, ये सारे स्टेट्स जो हैं उसमें टू टू रिप्रेजेंटेशन है अपर, आपके अपर हाउस में, ठीक है, अमेरिका में। लेकिन इंडिया में क्या है, डिफरेंस है। यूपी में 31 है, तो बहुत सारे स्टेट में आपका 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, डिपेंडिंग ऑन। तो 1 से लेकर के 31 तक है। तो ये इसमें यूएस और इंडिया में डिफरेंस है। तो ये नहीं होगा आंसर, ये एलिमिनेट हो गया आपका। ड्यूल सिटीजनशिप, यस, इसमें भी आपका ये डिफरेंट है। अमेरिका में क्या है कि स्टेट का सिटीजनशिप अलग है और सेंटर का सिटीजनशिप अलग है, और इंडिया में लेकिन क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। तो इसमें भी ये गलत हो गया, यानी ये नहीं होगा, इसमें सिमिलरिटी है, डिफरेंस नहीं है। करा ये सॉरी, इसमें डिफरेंस है, सिमिलरिटी नहीं है। नेक्स्ट है ड्यूल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, यस, इंडिया में है यूनिफाइड जुडिशियरी है, यूनिफाइड जुडिशियरी, और अमेरिका में क्या है, ये जो फेडरल कोर्ट अलग है और स्टेट के कोर्ट अलग है। तो ये भी डिफरेंस। अब देखो ड्यूल गवर्नमेंट, ये इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं है, इसमें सिमिलरिटी है। वहां भी एक फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया में भी है। हाउएवर ऑब्वियसली है, डिफरेंट टाइप वहां है। वहां हमारा अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन इसमें जो है ड्यूल गवर्नमेंट वहां भी है और यहाँ भी है, और सेंटर और स्टेट वहां भी है, यहाँ भी है। तो इसमें सिमिलरिटी नहीं है। तो कह रहा है कि अ, सब में, सॉरी, इसमें सिमिलरिटी है, ठीक है ना, कि ड्यूल गवर्नमेंट यहाँ है भी है, वहां भी है। तो हर में जो डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, इसमें इसमें सिमिलरिटी है। तो आंसर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें हम जो देख रहे हैं, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन इज आर करेक्ट। तो देखो, देयर इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट्स एज इविडेंट इन पॉटरी, सील्स, ब्रिक्स एंड बेड्स। यस, जो हड़प्पा कल्चर है उसमें माना जाता है ना, कि जैसे ब्रिक्स है, सील्स है, और ये सारी चीजें जो है उसमें बहुत सिमिलरिटी उसमें पाया जाता है। उसमें जो है प्रॉपर तरीका से ईंट देखोगे, आज जो हम ईंट देख रहे हैं, ब्रिक्स देख रहे हैं, तो जिस ढंग से प्रॉपर तरीका से तब है कि 1:2:4, आज भी हम 1:2:4 के फॉर्म में बनाते हैं। तो देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारा दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जा रहा है, ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दारोमदार जो है टू पे बच रहा। देखो, द लेट हड़प्पा साइट्स आल्सो मेंटेन्ड द सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एज वे आर यूज्ड इन मैच्योर हड़प्पा साइट्स। नो, इसमें प्रॉब्लम हुआ तभी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, देखो इंडिया में हम ऑलरेडी इस चीज को बता चुके हैं, कई बार इसको डिस्कस किए हैं, कि जो इंडिया में थ्री अर्बनाइजेशन फेजेस हैं, थ्री अर्बनाइजेशन। फर्स्ट जो आपका है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी इसको जो कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन उसको कहते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है बुद्धा के टाइम में होता है, बुद्धा के टाइम से स्टार्ट होता। थर्ड अर्बनाइजेशन जो है इल्तुतमिश से लेकर के औरंगजेब तक। तो इसका मतलब है कि जो आपका मैच्योर हड़प्पा है, उसके बाद जो लेट हड़प्पा आता है, उसमें हम सेम जो है, सेम स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो ये भी आपका सेकंड गलत हो गया। तो ये आपका जो है ये गलत हो गया। तो आंसर आपका ए हो गया। सॉरी। तो हमने 10 क्वेश्चंस को देख लिया, उसके आंसर्स को। ये सारे क्वेश्चंस जो थे आपके 2019 और 18 दोनों मिला करके थे। जो असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ एसी है, उसका ही ये क्वेश्चन था। तो आपको एग्जाम में क्या करना है कि क्वेश्चन देख करके आपको घबराना नहीं है, कि भयभीत हो गए कि नहीं क्या होगा। आप शांति से, जो भी है, मैं मानता हूं कि 120 मिनट्स आपके हैं, 120 मिनट्स में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। ये एक चैलेंजिंग होता, और चैलेंजिंग तब होता है जब आपका यूपीएससी क्वेश्चन सेट करती है। तो एक जो भयाक्रांत आदमी होता है ना, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये मामूली, जैसे कभी भी बोलता है ना कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो चपरासी का नहीं कर रहा है, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो जब यूपीएससी का आदमी प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक मानता है कि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड है, लेकिन आप ऑलरेडी उस चीज के प्रिपरेशन कर रहे हो, चीजों से अवेयर हो। तो आपको क्या करना है,
कि 125 क्वेश्चन है, तो आपको सारे तो करने नहीं है। मैं मानता हूँ जो भी है कि एक स्टैंडर्ड जिनकी एक्यूरेसी 75 प्लस है, तो उन्हें 100 के आसपास ही करने हैं। उसमें से 20 आपको मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड जो भी है, तो उसमें से आपको थोड़ा-सा टाइम टेकिंग, तो टाइम थोड़ा-सा दो, प्रॉपर तरीका से चीज़ों को एनालाइज़ करो, तो आपको आराम से बन सकता है। देखो जो आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे देखोगे 2000 आपका 19 से हमने 2012 तक किया किया है। तो हर जो ईयर का है, उसमें 6th पार्ट जो है, 6th पार्ट जो है, 6वां पार्ट जो है, वो आपका एप्टीट्यूड वाला है। उन सारे को देखो, यदि आप बहुत सारे में हमने मैक्सिमम में यही चीज़ें बताया हुआ कि यदि आप फ़ॉर्मूला नहीं जानते हो, प्रॉपर टेक्निक नहीं जानते हो, तब भी आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो 2 चीज़ें हमने बताया था कि थ्रू ऑप्शंस, ऑप्शन आपके में ब्यूटी होती है और कनेक्ट द डॉट्स करो। कनेक्ट्स द कनेक्ट द डॉट्स कनेक्ट द डॉट्स जो है ऑलरेडी इस पर एक मैं वीडियो शायद बना चुका हूँ कि कनेक्ट द डॉट जो स्टीव जॉब्स हमारे जो फेमस एप्पल के फाउंडर हैं वो ही इज नो मोर बट उन्होंने अपने एक फेमस स्पीच में जो दिया था उसमें कनेक्ट द डॉट स्टे हंग्री स्टे फुलिश और कनेक्ट द डॉट दिया था तो उसमें से वही है कि कनेक्ट द डॉट आप फ्यूचर में जाकर के कनेक्ट द डॉट नहीं कर सकते हो। आप पास्ट में जाकर के कनेक्ट द डॉट कर सकते हो। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस को सोल्व किया, कुछ पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से मिल जाएँगे, कुछ पॉइंट आपको इस बुक से मिल जाएँगे, कुछ उस बुक तो जितने भी आपने अब तक के पढ़े हैं, उससे आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है प्रॉपर तरीका से कि यहाँ से अच्छा ये पॉइंट हमने यहाँ लिया। अब मान के चलो कि चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित बहुत सारी चीज़ें राजकुमार शुक्ल जी ने उन्हें बुलाया था। तिनकठिया सिस्टम था। तिनकठिया का मतलब क्या है? 3/20 3/20 1 बीघा जो कट्ठा और बीघा जो होता है बिहार में लैंड मेजरमेंट होता है। तो ये 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में कम से कम हर हाल में जो है नील की खेती करना मजबूरी थी किसानों की। तो गांधी जी वहाँ आए। तो तिनकठिया सिस्टम था। राजकुमार शुक्ल ने उन्होंने बताया मोतिहारी में ये आए, ठीक है ना? ये चंपारण जो यानी कि ये आपका पूर्वी चंपारण में मोतिहारी क्षेत्र में आपका आए। आज चंपारण जो है 2 भाग में बँट गया है। एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है हेडक्वार्टर और पश्चिमी चंपारण का बेतिया है। तो वो चंपारण तब कंबाइंड हुआ करता था, तो चंपारण में आए राजकुमार शुक्ल जी ने उन्हें बुलाया, तो वो सारी चीज़ों को आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और उसी आधार पे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है? आई होप कि यू एन्जॉय दिस सेशन। कभी भी क्वेश्चन कोई टफ भी क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं है। हर क्वेश्चन को आपको ये ध्यान रखना, आप सोल्व करोगे कितने को ये डिपेंड करता है। लेकिन प्लीज डोंट लीव एनी क्वेश्चन विदाउट एनालाइजिंग। हर क्वेश्चन को आपको एनालाइज तो करना है। आप सोल्व हो पाए या ना हो पाए, आप कुछ भी नहीं जानते हो तो छोड़ दो। आप टू ऑप्शन इजिली एलिमिनेट कर दिए हो तो आप रिस्क ले सकते हो। टू ऑप्शन जस्ट इमेजिन करो कि आपके ऐसे 15 क्वेश्चन हैं या मान के चलो 20 क्वेश्चन सपोज हम मानते हैं 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपने टू ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर दिया तो 50-50 चांसेस है। जब टू ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो 50-50 चांस है, तो 10 क्वेश्चन सही होगा, 10 क्वेश्चन गलत होगा। जस्ट इमेजिन करो 10 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन गलत है। 10 क्वेश्चन सही है उसका 20 मार्क्स मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन ये गलत हुए उसमें माइनस आपका 3.3 को ये का जाएगा। तो इसमें से ऑलमोस्ट जो आपका है ये 6.67 मार्क्स का माइनस होगा, तब भी आपके जो है 13.33 मार्क्स आएँगे। और हम बुरा स्थिति लेते हैं कि आपके 8 ही सही हुए, 12 गलत हो गए। 50-50 के बावजूद भी मैं समझता हूँ 8 सही हुए, 12 आपके गलत हो गए। तब भी 8 सही है तो 16 मार्क्स मिला और 12 ये गलत है, तब भी 8 मार्क्स माइनस हुआ, तब भी 8 मार्क्स आपके आ गए। तो ये मैं समझता हूँ कि आप जब प्रॉपर तरीका से यदि 2 ऑप्शन एकदम कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट कर ले गए हो, तो उन क्वेश्चंस को रिस्क ले लेना, उसमें से आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है? तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, पर्सनल क्वेश्चन है तो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क करो। टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे है। जिन्हें अभी भी पेपर 1 का अब पेपर 1 का एक टेस्ट आप दे सकते हो। पेपर 1 का हमेशा लास्ट तक टेस्ट दे सकते हो, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केमिस्ट्री पे जाएँ और जो भी है आपको अब लेस देन 72 आवर्स है, तो अपना कॉन्फिडेंस एकदम प्रॉपर बरकरार रखो। ओके, थैंक यू।